इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा था सी भाषा में वेरिएबल, है ना। वहाँ पे जाना था सबसे पहले कि सी भाषा में वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं और वेरिएबल का हम यूज़ क्यों करते हैं, है ना। तो उसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिखाया था कि हम वैल्यू को मेमोरी के अंदर पहुँचा रहे हैं ताकि हम मेमोरी को रिजर्व कर सकें। क्लियर। तो वेरिएबल को क्यों यूज़ करते हैं वो हमने सीखा, वेरिएबल को बनाया कैसे जाता है, उसके नियम क्या हैं, है ना। और साथ ही साथ हमने देखा था डाटा का टाइप, यानी डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सब हमने देखा था। आज हम उसको प्रोग्रामिंग के अंदर करके देखेंगे, यानी जो वेरिएबल हमने केवल अभी सीखा उसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि वो बनता कैसे है वास्तव में और होता क्या है जब वो बनता है। बात समझ रहे हो? तो स्टार्ट करें। ठीक है, देखो किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए आपके पास पहले से एक सॉफ्टवेयर होना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम कंप्यूटर की भाषा में या प्रोग्रामिंग में बोलते हैं IDE। ठीक है, तो जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होगा वो अलग होगा और जो आपके मोबाइल का है वो अलग है। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि मोबाइल में आपको कौन सा यूज़ करना है। अगर आपके पास PC नहीं है, आपके पास कंप्यूटर नहीं है, तो आप अपने मोबाइल पे प्रोग्राम को रन करेंगे। क्लियर। प्रैक्टिकल आपको करना है, बिना प्रैक्टिकल के लैंग्वेज आप नहीं सीख सकते। ठीक है, तो अब फिलहाल मैं आपको दिखाऊंगा वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के ऊपर काम करता है। क्लियर। कंप्यूटर के ऊपर भी आज के समय में, यानी जब से ये लैंग्वेज बनी है तब से अब तक बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं नए नए, लेकिन हम जो सबसे शुरू का सॉफ्टवेयर है जिसको हम बोलते हैं टर्बो सी, ठीक है, उसके ऊपर सबसे पहले काम करेंगे क्योंकि उसका जो इंटरफेस है बहुत आसान है, समझने में आसान है, वहाँ पे इनपुट आउटपुट आराम से आप लोग पहचान सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम उसको स्टार्ट करते हैं। देखो ये मेरे PC की स्क्रीन है ना, मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन है। यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर दिख रहा है, एक आइकन दिख रहा है टर्बो सी के नाम से। क्लियर। इस टर्बो सी के अंदर हम दो तरीके के प्रोग्राम चला सकते हैं, यानी दो भाषाओं के प्रोग्राम चला सकते हैं। पहला C लैंग्वेज और दूसरा C++। क्लियर। दो तरीके की भाषाओं के प्रोग्राम इसके अंदर चल सकते हैं। ठीक है, तो आप अब फिलहाल क्या सीख रहे हो, C सीख रहे हो या C++? C लैंग्वेज सीख रहे हैं ना, तो हमारा फोकस किस पे रहेगा, C लैंग्वेज पे। तो मैं इस सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूं और ओपन करने के बाद जो इसका इंटरफेस आएगा हम उसको देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। तो इसको मैं ओपन करता हूं सबसे पहले अपने PC में। देखो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो मेरे सामने ये इस तरीके का बॉक्स आया। अगर आपके पास लैपटॉप है या आपके पास डेस्कटॉप है और उस पर आप ओपन करते हैं तो इस तरीके से खुलेगा ये। क्लियर। या आप जब कंप्यूटर लैब के अंदर जाएंगे वहाँ पे जब आप ओपन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी आपको टर्बो सी मिलेगा, ठीक, तो वहाँ पे भी आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको क्लिक करनी है कहाँ पे, स्टार्ट टर्बो C++। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। अब आपके सामने इस तरीके से एक विंडो आएगी। क्लियर। आपसे पहले जो बच्चे हैं, यानी जो पहले 10th क्लास कर चुके या आपसे पहले जो उसके ऊपर प्रोग्राम बना रहे थे उस सिस्टम के अंदर, हो सकता है उनका प्रोग्राम आपके सामने इस तरीके से खुल जाए। तो ये मेरे सामने एक प्रोग्राम खुल गया जो पहले बना हुआ था, लेकिन मुझे तो बिल्कुल फ्रेश विंडो चाहिए, नया चाहिए। तो तरीका यह है या तो मैं इसको हटा दूं या फिर मैं ऊपर क्लिक करूंगा कहाँ पे, फाइल के ऊपर, और न्यू दिख रहा है यहाँ पे, फाइल पे क्लिक किया, उसके बाद न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होती है, बिल्कुल फ्रेश पेज। क्लियर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक लाइन ये है और यहाँ पे डबल लाइन है। ठीक है, ऊपर क्या लिखा रहा है, प्रियांशी.c, यानी इससे पहले वाला जो प्रोग्राम था वो किसी प्रियांशी नाम के छात्रा ने बनाया था और उसने अपने नाम से इसको सेव किया था। नीचे अभी मुझे क्या दिखाई दे रहा है, no name 00.cpp, यानी ये करंट की विंडो है जो मैंने अभी अपने लिए फ्रेश विंडो खोली है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस वाले विंडो पे काम करूँगा और मैं चाह रहा हूँ सबसे पहले कि ये हाइड हो जाए, पिछले वाला रहे ना। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको एक सिंबल दिख रहा होगा ये तीर वाला ऊपर को, है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया अब आपकी विंडो पूरी ओपन हो गई। क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो इसके अंदर जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे, यानी प्रोग्राम यहाँ पे लिखेंगे भी, ठीक है, जब उस प्रोग्राम को लिखेंगे और लिखने के बाद उसको चलाएंगे तो वो कौन सी भाषा में चलेगा, वो C++ में चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि इसने बाय डिफ़ॉल्ट क्या लिया हुआ है, C++। तो हमें ये भी ध्यान रखना है जब हम C भाषा सीख रहे हैं और C भाषा का हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है तो आपको C लैंग्वेज के अंदर उसको सेव करना है।
क्लियर? तो पहले सेव कर लें, क्योंकि सेव करना बहुत ज़रूरी होता है। हो सकता है आपके सिस्टम के पास इतनी इलेक्ट्रिसिटी ना हो, इतनी पावर ना हो कि लाइट जाने पे वो अपने आप को रोक पाए। तो उसमें क्या होगा, आपका प्रोग्राम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपका प्रोग्राम हट जाएगा, आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। तो आपको यही रखना है कि आप जब भी कंप्यूटर के ऊपर काम करें अपनी फाइल को सबसे पहले सेव कर लें। क्लियर? ताकि यदि किसी कारण से प्रोग्राम बंद भी होता है या लाइट जाती है तो आप उसको दोबारा से ओपन कर सकें वहीं से जहाँ से आपने उसमें काम करना बंद किया था। क्लियर? तो इसको सेव कैसे करेंगे? ऊपर आपको यहाँ पे फाइल दिख रहा है ना? फाइल पर हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले फाइल पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास एक मेन्यू खुलता है नीचे, है ना? इस मेन्यू पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं कुछ, आपको क्या करना है, सेव करना है। तो सेव करने के लिए क्या बोला हुआ है यहाँ पे, सेव, और आगे लिखा है F2। कीबोर्ड के ऊपर सबसे ऊपर एक लाइन होती है बटन की, है ना? उस पर लिखा होता है F1, F2, F3, इस तरीके से कीज होती है। तो यदि आप डायरेक्ट F2 भी प्रेस करेंगे तो भी ये सेव होगा। या तो आप क्लिक कर लें, लेकिन किसी कारण से आपका माउस बंद हो गया है, नहीं चल रहा है, तो आप F2 प्रेस करेंगे। तो मैं F2 पर यानी यहाँ पर क्लिक करता हूँ सेव के ऊपर। जैसे ही मैंने सेव के ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने ये इस तरीके की विंडो ओपन हो गई। क्लियर? अब यहाँ पे क्या लिखा रहा है, C, यानी C ड्राइव के अंदर है, उसके अंदर एक फोल्डर है टर्बो C के नाम से, और उसके अंदर फिर एक और फोल्डर है बिन के नाम से, फिर आपकी फाइल है ये नो नेम 00.cpp ये वाली। तो मुझे ये नाम यहाँ तक हटाना है बस इसको। ठीक है? कहाँ तक हटाएंगे? केवल यहाँ तक हटाना है ये। इसको चेंज करना है, इसको चेंज नहीं करना। तो इसको मैं चेंज करता हूँ। स्टार्टिंग में हम वेरिएबल देख रहे हैं तो मैं इसका नाम VAR रख देता हूँ, है ना? मैंने इसका नाम क्या रखा, VAR, और बाद में क्या लगाऊंगा, .c। क्लियर? और उसके बाद क्या कर देंगे हम, ओके करेंगे। तो देखो ऊपर नाम आ गया VAR.c। बात समझ में आई यहाँ तक? अब जब आप इसके अंदर कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे, यानी यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट करेंगे, आपने एक लाइन लिखी, 2 लाइन लिखी, 3 लाइन लिखी, आपको बीच बीच में F2 प्रेस करते रहना है। उससे क्या होगा कि जितनी लाइनें आपने लिखी उतनी सेव होती रहेंगी। ठीक है? या तो आप F2 प्रेस कर दें या फिर से फाइल पे जाके सेव पर क्लिक कर दें। क्लियर? तो जितना आपने लिखा, जितना आपका काम हुआ, उतना वो सेव हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक। अब इसमें समझने वाली बात एक हो रहा है, फिलहाल जो विंडो आपके सामने खुली हुई है, आप इस विंडो के अलावा किसी भी और प्रोग्राम को अभी नहीं चला सकते अपने कंप्यूटर पे। हम करते हैं ना कि एक साथ बहुत सारे काम कर लेते हैं। हमने गूगल भी चलाया हुआ है, सॉन्ग्स भी प्ले किए हुए हैं, है ना? साथ साथ में एडिटिंग भी चल रही है, बहुत सारे काम कंप्यूटर पे चला के रखते हैं। हम क्या करते हैं, उसको नीचे से ओपन कर लेते हैं, जो सा भी हमें चाहिए उसको नीचे से ओपन किया, उस पर काम किया, फिर उसको हाइड कर दिया। ये करते हैं ना? लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कुछ ओपन करने का, हाइड करने का नहीं है, क्योंकि इस समय हम एक ऐसी स्थिति में हैं कि इस नीली स्क्रीन के जस्ट पीछे आपका हार्डवेयर काम कर रहा है। हार्डवेयर मीन्स जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, उसका CPU है, रैम है, हार्ड डिस्क है ना? यानी इसके बिल्कुल पीछे 0 में काम हो रहा है। क्लियर? हम अपनी भाषा में, यानी जो हमारी भाषा है इंग्लिश या हिंदी जो भी है, हम यहाँ पे उसको समझाएंगे इस नीली स्क्रीन के ऊपर। और इस नीली स्क्रीन में एक ट्रांसलेटर लगा हुआ है जो ट्रांसलेट करेगा हमारी भाषा को किसमें, 0-1 में। क्योंकि कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, कंप्यूटर को 0-1 समझ में आती है। ठीक है? तो कंप्यूटर को 0-1 जब समझ में आएगी तो उसको 0-1 में डेटा चाहिए। हम अपनी बात लिखेंगे यहाँ पे C भाषा में, और C भाषा को चेंज किया जाएगा किसमें, 0-1 में। ठीक है? 0-1 में चेंज कौन करेगा, वो इसका कंपाइलर करेगा। ये जो नीली स्क्रीन आपको दिख रही है ना टर्बो C, इसका कंपाइलर करेगा इस काम। हमें 0-1 में चेंज नहीं करना। 0-1 में चेंज करने वाला कौन है, ये है। बस हमें C भाषा सीख के उसके अनुसार यहाँ पे अपनी बात लिखनी है ताकि कंप्यूटर को समझ में आ जाए। क्लियर? पहला प्रोग्राम बनाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लाइन लिखनी होती है हैज़। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हैज़ लिखते हैं। उसके बाद इंक्लूड लिखेंगे। ठीक है? आपको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करने, खासकर इस सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है? ठीक। अब उसके बाद फिर आपने 2 सिंबल देखे होंगे जिसको मैथ में पढ़ते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, पढ़ते हैं ना? वो वाले सिंबल आपको यूज़ करने हैं, और इन दोनों सिंबल के बीच में पहुंच जाइए आप।
पहुंच गया मैं। अब यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखूँगा studio.h, studio.h बोलते हैं इसको, ठीक है। स्टूडियो की दो स्पेलिंग बनती है, STUDIO, वो स्टूडियो होता है जो आपका फोटोग्राफर होता है उसके लिए, और जो हमारा सी भाषा में यूज होता है वो होता है STDIO। इसका काम क्या होता है, देखो आप कंप्यूटर पे कोई भी काम करें तो कंप्यूटर उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ठीक है। अब प्रोसेस को भी रहने देते हैं, क्या बच गया, इनपुट और आउटपुट। तो कंप्यूटर पर काम करने के लिए 2 चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, इनपुट और आउटपुट। जब तक आप इनपुट नहीं देंगे तब तक आउटपुट नहीं आएगा, क्लियर है। जब तक आपको खाना नहीं मिलेगा तब तक आप काम करने वाले नहीं हैं। पहले तो इनपुट चाहिए ना भाई, जब मैं आपको कहूँगा कि आप ये वाला क्वेश्चन याद करके आना तभी तो आप करोगे, आपको इनपुट दिया जाएगा तभी आप सुनाओगे मुझे याद करके, आउटपुट दोगे। तो जितने भी प्रोग्राम बनते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं, सबके अंदर इनपुट और आउटपुट का काम होता है, वो कॉमन है, वो होना ही होना है, क्लियर। तो उसके लिए हम ये वाली लाइन लगाते हैं, हैज़ इंक्लूड studio.h। यहाँ तक बात समझ में आई। अब ये इंक्लूड का मतलब क्या होता है, इंक्लूड इसका मतलब क्या होता है बताएगा कोई? इंग्लिश में, इंग्लिश का वर्ड है इंक्लूड, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नहीं मालूम? चलो मैं बताता हूँ। आप घर पे चाय बनाते हो, ठीक, सबसे पहले क्या लेते हो, पानी। पानी के अंदर क्या डालते हो, चीनी डालते हो ना। तो अगर मैं उस चीनी को इंग्लिश में बोलूँ तो आपने उस चीनी को क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया उसके अंदर। इंक्लूड मीन्स होता है डालना, ठीक है, किसी भी चीज़ को डालना, मिक्स करना। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भाई डाल दो किसके अंदर, इस सॉफ्टवेयर के अंदर, ये प्रोग्राम हम बना रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर आप डाल दो, क्या डालो, studio.h। studio.h का मतलब क्या होता है, इसका जो पूरा नाम है वो है स्टैंडर्ड चल नहीं रहा है तो इसका जो पूरा नाम है, इसका पूरा नाम है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, क्लियर। तो ये क्या काम करती है, ये जो हेडर फाइल है ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का काम करती है, ठीक है। और हमें सबसे शुरू में क्या चाहिए था, इनपुट आउटपुट, क्योंकि इनपुट आउटपुट के बिना तो हमारा काम चलेगा नहीं। प्रोसेसिंग तो हम बाद में कराएंगे, पहले इनपुट तो आए, जब इनपुट आ जाएगा प्रोसेसिंग करा लेंगे, प्रोसेसिंग हो जाएगी तो आउटपुट भी आ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो हमने किस लिए लगाया इसको, इनपुट और आउटपुट के लिए, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम नीचे आएंगे, ये लाइन हमने लिख दी। जितने भी सी भाषा के प्रोग्राम हैं, जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे आप, कोई भी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा, आपको ये लाइन लिखनी ही लिखनी है, इसको याद कर लेना, ठीक है। बाकी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो याद अपना आप हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैज़ इंक्लूड conio.h, ठीक है। अब मैंने दूसरी हेडर फाइल लगाई, ये जो बीच में है ना इसको हम क्या बोलते हैं, हेडर फाइल बोलते हैं। बाद में जो लिखा हुआ है .h, .h का मतलब हेडर फाइल, ठीक है। तो पहली हेडर फाइल ये हो गई, दूसरी हेडर फाइल ये हो गई। पहली का तो हमें पता लग गया, पहली क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें इनपुट और आउटपुट चाहिए, क्लियर। अब दूसरी क्यों लगा रहे हैं, देखो दूसरी लगाने का रीज़न ये है, हम नीचे एक फंक्शन यूज़ करेंगे getch, और getch का काम क्या होता है कि जो आपकी आउटपुट स्क्रीन है ना उसको यहाँ पे रोक के रखता है वो। अब वो जो getch है वो अपना काम करता है इसकी हेल्प से, कोनियो की हेल्प से। अगर कोनियो नहीं मिलेगा तो getch काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इसे हमने किस लिए लगाया, getch के लिए, क्लियर, ठीक। अब इसके बाद void main, ठीक है। इसके बाद हम एक फंक्शन यूज करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, void main, क्लियर। अब इसके बाद आपने पढ़ा होगा मैथ के अंदर, या आप एक अपनी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं बड़े वाला ब्रैकेट, है ना। तो ये बड़े वाला ब्रैकेट है, इसको ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे, यानी अब हमारा जो प्रोग्राम बनेगा वो इस बाउंड्री के अंदर बनेगा,
इससे बाहर नहीं जाएगा। और वॉइड मेन का मतलब है कि यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट है। भाई आप जब अपने रूम में जाते हो तो सबसे पहले तो आपको अपने मकान में अंदर जाना पड़ता होगा ना। तो मकान में अंदर जाने के लिए क्या चाहिए? मेन गेट, है ना। जैसे आप मेन गेट में आपने पैर रखा, इसका मतलब आपका मकान स्टार्ट हो गया, आपका घर स्टार्ट हो गया। अब आप इसके अंदर जाके अपना कुछ भी नहाओ, खाओ, पियो, कुछ भी करो, ठीक है, वो आपकी एक बाउंड्री के अंदर आ गया। क्लियर? तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया और हम एक बाउंड्री के अंदर आ गए हैं। अब जो भी कोड लिखना है हमें इस बाउंड्री के अंदर लिखना है, और इतना काम हर एक प्रोग्राम के अंदर होगा। आपको याद रखना है कि इतना काम हर एक प्रोग्राम के अंदर होगा, ठीक है। इसको भूलना नहीं है, इसको याद कर लेना। अगर प्रोग्रामिंग से डर लगता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, इतनी हार्ड नहीं है। 2 लाइन हमने लिखी, दोनों का मीनिंग समझ में आ गया। पहला किस लिए? इनपुट आउटपुट के लिए, है ना। और दूसरा किस लिए? स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। 2 हेडर फाइल हमने यूज़ की। लेकिन अब से पहले अगर मैं आपको दिखाता, ये आपको कुछ बताता नहीं, केवल दिखा देता कोड कि भाई ये कोड है, तो आपको समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये वर्ड आपके लिए नए हैं, आपको समझ में नहीं आते कि इनका मीनिंग क्या है, क्यों हम इनको यूज़ कर रहे हैं। अब जब हम किसी भी भाषा को सीखते हैं, सी लैंग्वेज ही नहीं, कोई भी भाषा आप सीखो, तो उसके वर्ड्स को आपको सीखना पड़ता है कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है और उस वर्ड को हम कैसे यूज करें, है ना। देखो, जैसे आप सपोज करो इंग्लिश भाषा सीख रहे हो, तो इंग्लिश में आपने शब्द अर्थ याद किए होंगे, वर्ड मीनिंग। अब मैंने लिखा माई नेम इज रवि, ये लिखा। क्लियर? ये मैं कब लिख पा रहा हूँ? जब मैंने इस भाषा को सीखा हुआ है और मुझे पता है कि माई का मतलब क्या होता है, नेम का मतलब क्या होता है, इज कब लगाते हैं और नाम कब लगाते हैं। क्लियर? अब मैंने वर्ड तो सीख लिए, लेकिन मैंने सेंटेंस बनाने नहीं सीखे। मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, रवि माई नेम, रवि मेरा नाम। तो क्या ये सही लग रहा है? ये उस लैंग्वेज के अनुसार नहीं है, यानी उसकी ग्रामर के अनुसार नहीं है। वर्ड तो मैंने सीख लिए, लेकिन उसकी ग्रामर नहीं सीखी कि उन वर्ड्स को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल वर्ड ही नहीं सीख रहे हम, ये सीख रहे हैं कि उन वर्ड्स को लिखना कैसे है, किस फॉर्मेट में हम लिखें कि कंप्यूटर को वो समझ में आ जाए। क्लियर? अब हमारा जो टारगेट है फिलहाल अभी जो हम बनाएंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। और वेरिएबल कैसे बनाएंगे पहले आप देख लो कि हमें करना क्या है, हम करना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं वो बताता हूँ आपको। हम एक नंबर लेंगे, कोई भी, हमने नंबर लिया 5, ठीक है। ये 5 नंबर क्या होगा? सबसे पहले इनपुट होगा। क्लियर? इनपुट का मतलब कंप्यूटर के अंदर जाएगा और कंप्यूटर के अंदर जाके उसके सीपीयू के अंदर घूमेगा और उसके बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। तो यानी यही नंबर दोबारा से फिर आपको कहाँ पे दिखाई देगा? आउटपुट में। बात समझ में आ रही है? भाई पहला नंबर कहाँ पे जाएगा? इनपुट में जाएगा, कंप्यूटर के अंदर जाएगा, उसके बाद फिर वो प्रोसेस होकर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा आउटपुट में। क्लियर? अब जब ये नंबर अंदर जाएगा, तो इसको वहाँ पे रहने के लिए जगह भी चाहिए, स्पेस तो चाहिए ना। वो जगह कहाँ पे मिलेगी? मेमोरी के अंदर, कल आपने देखा था। लेकिन मेमोरी के अंदर हमें क्या पता कि कहाँ पे स्पेस है ना। अभी तो ये भी नहीं पता कि कितनी मेमोरी भरी हुई है, कितनी खाली है, कहाँ पे हमें स्पेस मिलेगा। और यदि हमने किसी जगह इसको ऐसे ही डाल भी दिया, मेमोरी के अंदर इसको ऐसे डाल भी दिया, तो जब सीपीयू उसको उठाएगा तो ढूंढता रहेगा कहाँ है भाई, कहाँ मिलेगा। 5 नंबर हो सकता है, 5 नंबर और भी हो, है ना, वो किसी और को उठा के प्रिंट कर दे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? देखो, इसका एक एग्जांपल समझो। सबसे पहले आपको किसी अपने रिश्तेदार से या किसी अपने फ्रेंड से मिलना है, ठीक है। सपोज करो आपने अपना प्लान बनाया, कोई भी स्थान बता दिया उसको, कोई भी होटल बता दिया कि भाई इस होटल पे आप आ जाना, इस रूम नंबर में मैं वहाँ पे मिलूँगा, ठीक है। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे? उस होटल में जाने से पहले अपने दोस्त को तो आपने कह दिया कि भाई मैं वहाँ पे मिलूँगा,
तो पहले तो आप इनपुट होंगे ना वहाँ, तभी उसे आउटपुट दिखाई देगा कि हाँ भाई ये आ गया। ठीक है, लेकिन उससे पहले कि आपको कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम करेंगे आप सबसे पहले उस होटल वाले को कॉल करेंगे कि भैया मुझे एक रूम चाहिए, है ना। हो सकता है आपने उसको रूम नंबर तैसे ही बता दिया मौखी की, वहाँ पे पहले से कोई बैठा हो, भाई मेमोरी पहले से भरी हुई है तो आपको रूम नहीं मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, पहले कॉल करेंगे कि भैया मेरा नाम ये है, मेरे नाम से एक रूम बुक कर दो और मुझे ये बता दो किस नंबर में है। तो वो क्या करेगा, आपके नाम से बुक कर देगा एक रूम को, आपको नंबर बता देगा। आप अपने फ्रेंड को तब बताएं कि भाई इस नंबर में मैं मिलूँगा। आप मिल सकते हो, है ना, अब मिल सकते हैं। अब हम यही काम कर रहे हैं कि ये जो 5 नंबर हैं इसको पहले एक रूम दिलाएंगे। रूम कहाँ पे दिलाएंगे, मेमोरी के अंदर, है ना। और जब मेमोरी के अंदर एक रूम दिलाएंगे तो इस रूम का एक नंबर भी होना चाहिए, एक नाम होना चाहिए, तभी तो पिछाड़ में आएगा ये। ठीक है, कल हमने इसके ऊपर कुछ नंबर डाले थे कैरेक्टर ABCD से, तो ये जो ABCD हमने डाली थी ना ऐसे, यही रूम नंबर है और इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्लियर। तो अब जो हम 5 नंबर यूज़ करने जा रहे हैं उसके लिए सबसे पहले हम कंप्यूटर के अंदर एक रूम बुक करेंगे, एक मेमोरी लेंगे। उसको कैसे लेंगे, कल मैंने आपको तरीका बताया था कि जब हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, उसका डेटा टाइप, है ना। 5 नंबर कैसा है, इंटीजर है, फ्लोट है या कैरेक्टर है। 5 जो है 5 नंबर वो इंटीजर है, फ्लोट है या कैरेक्टर है। इंटीजर है ना वो, क्योंकि उसके पास कोई दशमलव नहीं है और ABCD में तो वो है ही नहीं, तो कैरेक्टर का कोई मतलब नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, INT। इंटीजर के लिए मैंने क्या लिखा, INT लिख दिया। यहाँ पे मैंने बताया कि भाई एक नंबर आएगा, ठीक, जो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा, और उसके लिए मुझे एक रूम दे दो। उसके लिए मुझे क्या दे दो, एक रूम दे दो, एक जगह दे दो जिसका नाम होना चाहिए A। क्या नाम होना चाहिए, A। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ठीक, अब ये A नाम से एक रूम आपको वहाँ पे मेमोरी के अंदर मिल चुका है, कंप्यूटर ने कर लिया वो काम। अब उस होटल में कोई भी आए, कितने भी आदमी आए, वो रूम किसी को मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पहले से आप उसको रिजर्व कर चुके हैं, आप पहले से उसको बुक कर चुके हैं। अब आप जाएं या ना जाएं वो आपकी मर्जी है, लेकिन जितना आपने पेमेंट किया हुआ है, जब तक आपको वहाँ पे रहना है तब तक आपका रूम जो है वो बुक रहेगा। क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आई। ठीक, अब ये बताओ क्या रूम के अंदर कोई है, केवल रूम बुक हुआ है ना, रूम के अंदर कोई नहीं है, तो रूम के अंदर भी भेज देता है यहीं पे। यहीं पे मैं क्या करता हूँ, बराबर लगा के क्या लिखता हूँ, 5। इसका मतलब क्या हुआ कि रूम के अंदर कौन है, 5 है। हम मैथ के अंदर यूज़ करते हैं ना, A बराबर 5, इसका मतलब क्या होता है, 5 किसकी वैल्यू है, A की वैल्यू है। ऐसे ये 5 किसके पास है, A के पास। यानी मेमोरी के अंदर जो रूम आपने ये वाला रिजर्व किया था A के नाम से, अब इसके अंदर कौन पहुंच गया, इसके अंदर पहुंच गया है 5। ठीक है, तो इनपुट तो हो गया भाई, हमने सबसे पहले क्या किया, मेमोरी को रिजर्व किया, उसके बाद उसमें इनपुट किसको करा दिया, 5 को करा दिया। क्लियर। अब ये जो 5 है ये क्या है, कल मैंने बताया था वैल्यू, है ना। 5 वैल्यू है और A कौन है, वेरिएबल। क्लियर, अब बात समझ में आ गई। वेरिएबल क्या होता है और वैल्यू क्या होती है। वैल्यू क्यों रखी हमने यहाँ पे, ताकि वो रूम खाली ना रहे। भाई जिसके लिए हमने जगह ली है उसका यूटिलाइजेशन तो करना है ना, उसको यूज़ तो करना है। ठीक, इनपुट हो चुका, मेमोरी ली, इनपुट हो गया, अब आपको क्या करना है, आउटपुट करना है, इसको दिखाना है बाहर स्क्रीन पे। तो दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है printf। ठीक है, उससे मुलाकात करते हैं printf से। देखो printf से मुलाकात करते हैं। अब एक नया फंक्शन आया printf। प्रिंट का मतलब तो आप लोग जानते हैं, प्रिंट करना, छापना। ठीक है, और f का मतलब क्या है, फाइल। f फॉर फाइल, प्रिंट करनी है फाइल। कौन सी फाइल, वो इसके अंदर पता लगेगी, है ना।
वो इसके अंदर पता लगेगा आपको कि कौन सी फाइल को प्रिंट करना है। मैंने आपको बताया था कि वर्ड सीखना ही काफ़ी नहीं है, आपको उसकी ग्रामर भी पता होनी चाहिए, उसको लिखते कैसे हैं। तो प्रिंट एफ को हम लिखते कैसे हैं वो सीखो। सबसे पहले लिखेंगे प्रिंट एफ, और एक बात ध्यान रखना, हमेशा स्मॉल में लिखना है, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना। प्रिंट एफ लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट और इसके अंदर ये डबल कोमा, ठीक है, इसको आप बनाएंगे। बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और बाद में क्या आएगा, सेमी कोलन। ये सब क्या होता है, इसको हम डीपली जब हम प्रोग्राम में आगे चलेंगे धीरे धीरे आपको तब बताया जाएगा हम सेमी कोलन क्यों लगा रहे हैं, ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, ठीक है, इस ब्रैकेट्स का क्या मतलब है, वो सब। फिलहाल हम अभी बेसिक सीखते हैं। तो अब देखो, मुझे यदि कोई भी चीज़ प्रिंट करानी है, कोई भी मतलब कुछ भी प्रिंट कराना है, तो मैं कहाँ पे लिखूँगा, इसके अंदर लिखूँगा। और इसके अंदर ये कंडीशन है कि आप कुछ भी लिखो, कैसे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे ABCD में लिखो, बड़ी ABCD में लिखो, कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, कोई नंबर लिखो, कोई सिंबल लिखो, कुछ भी लिखो, जो आपने लिख दिया वो आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? कोई समस्या नहीं। अब इससे पहले हम एक काम और करते हैं, अभी 5 को नहीं ले आते, 5 को नहीं ले आ रहे हम पहले इस फंक्शन को ही टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ऐसा होता है कि हम इसके अंदर कुछ लिखें और ये स्क्रीन के ऊपर दिखा दे, क्या ऐसा होता है? तो पहले उसको देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो प्रोग्रामर, है ना। अब जब प्रोग्रामिंग भाषा सीख रहे हैं तो प्रोग्रामर बनेंगे भविष्य में जाके। मैंने क्या लिखा है, हेलो प्रोग्रामर। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जब भी आप लिखते रहें अपनी फाइल को सेव करते रहें, ना, उसमें आपको पता कैसे लगेगा कि सेव हुई है नहीं है। नीचे आप देख रहे हैं, अगर ये वाला सिंबल बना हुआ आ रहा है तो जो फाइल आपकी सेव हुई थी उसके अंदर आपने कुछ चेंज कर दिया, लेकिन उसको भी सेव नहीं किया। अब देखो, मैं ऊपर से क्लिक करता हूँ फाइल पे और सेव पे क्लिक करता हूँ, तब देखना यहाँ पे क्या होगा। मैंने सेव पे क्लिक किया, क्या हुआ, ये गायब हो गया ना। गायब का मतलब इतना डेटा मेरा सेव हो गया है। अब यदि मेरा सिस्टम किसी कारण से बंद हो जाता है तो भी मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से ओपन कर सकता हूँ। क्लियर? हेलो प्रोग्रामर लिखा, इसको रन करें। ठीक, रन करने के लिए हम क्या करेंगे, कंपाइल पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से कंपाइल पर क्लिक करेंगे। किया कंपाइल पे क्लिक। अब जब हमने कंपाइल पे क्लिक किया तो जो हमारी ये भाषा लिखी हुई है ना, ABCD में लिखा हुआ है, नंबर्स में लिखा हुआ है, इसको ट्रांसलेटर ने 01 में ब्रेक किया, 01 में तोड़ा पीछे, और उसने ये देखा कि कहीं कोई एरर तो नहीं है, कहीं कोई गलती तो नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये पूरा एक उसने बोर्ड दिया अपना कि भाई मैंने क्या क्या किया है, इसे आप समझ लीजिए। उसने बताया कि भाई आपका var.c नाम का प्रोग्राम है जिसको मैंने अभी चेंज किया है 01 में, और उसके अंदर टोटल फाइल ये बता रहा है लाइंस कंपाइल, यानी कितनी लाइंस को उसने 01 में तोड़ा है, कितनी को ब्रेक किया हुआ है। तो कितनी लाइन बता रहा है ये, 463। ठीक है, क्या 463 लाइन है यहाँ पे? नहीं है ना, तो फिर लाइन कहाँ से आई? यानी इसके बैकग्राउंड में भी कुछ लाइन चल रही है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, पीछे भी कुछ लाइनें काम कर रही हैं। वो कौन सी लाइन है, कहाँ से आती है, उसे हम आगे जब फ्यूचर में पढ़ते रहेंगे आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी अगर आपको बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। अब इसने नीचे क्या क्या वार्निंग दी, कितनी वार्निंग दी? एक वार्निंग दी। और नीचे क्या बताया, एरर कितनी है? 0 है। उसके बाद नीचे अवेलेबल मेमोरी 1969 किलोबाइट है ना, इतनी मेमोरी अभी अवेलेबल है आपके लिए, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मेमोरी को बता रहा है। देखो, हमें जो अपना फोकस रखना है वो रखना है एरर के ऊपर, कि प्रोग्राम के अंदर एरर नहीं होनी चाहिए। अगर एरर हुई तो प्रोग्राम नहीं चलेगा। वार्निंग आती है, कोई दिक्कत नहीं, वार्निंग से आपको नहीं डरना, वार्निंग आ रही है आते रहो, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो तंबाकू होते हैं या सिगरेट होते हैं, पीते हैं ना लोग, धूम्रपान करना नहीं चाहिए उसको, उसके ऊपर वार्निंग लिखी होती है कि आप तंबाकू ना खाएं, सिगरेट ना पिएं, इससे कैंसर हो सकता है। क्या वो लोग मानते हैं? वो वार्निंग को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और अपना काम करते रहते हैं। वो कब मानते हैं उस बात को?
जब एरर आनी स्टार्ट होएगी, जब वो बीमार पड़ने स्टार्ट होंगे तब मानेंगे, है ना। तो हमें भी क्या करना है, वार्निंग को नहीं मानना। वार्निंग हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, एरर। क्योंकि अगर एरर आ गई, प्रोग्राम के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर एरर आ गई तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। क्लियर। अब क्या हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई एरर है, नहीं है ना, तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सही है, इसको चला सकते हैं। चलिए इसको चलाते हैं, इसको हम रन करेंगे। क्या हुआ, हुआ कुछ? मैंने रन पे क्लिक किया था, कुछ हुआ? कोई स्क्रीन आई बीच में, कोई काले रंग की स्क्रीन आई हो कुछ? कहाँ पे? नहीं, वो नहीं है, अभी वो बात नहीं होती जो आप बता रहे हैं, वो तो आगे की बातें हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आउटपुट स्क्रीन आई काले रंग की? नहीं आई ना। क्यों नहीं आई, उसका रीज़न क्या है? अब उसके रीज़न को ढूंढते हैं कि हमें आउटपुट दिखा क्यों नहीं। जब हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं है, कोई गलती नहीं है, तो हमें आउटपुट स्क्रीन दिखी क्यों नहीं, हमें हेलो प्रोग्रामर लिखा हुआ दिखा क्यों नहीं? देखो, हमारे पास एक फंक्शन होता है गेट सी एच, ठीक है। जब तक हम गेट सी एच को नहीं लगाएंगे तब तक आउटपुट स्क्रीन आने वाली नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, गेट सी एच। गेट सी एच लगाया। ये भी आपको हर प्रोग्राम के अंदर लगा के रखना है, क्योंकि आउटपुट तो आपको हर एक प्रोग्राम में चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, इसको रन करता हूँ दोबारा से, रन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। चला प्रोग्राम। ये आपकी आउटपुट स्क्रीन होती है। आप अपने मोबाइल पे जो ऐप्स चला रहे हैं ना, जो आपको दिखता है सामने से व्हाट्सएप खुला हुआ, वो ये वाली स्क्रीन है। और उसके पीछे जो कोड लिखा हुआ है वो नीले वाली स्क्रीन है। कोड आपको दिखाया नहीं जाता। वो क्यों नहीं दिखाया जाता? क्योंकि यदि आपने कोड में कोई छेड़छाड़ कर दी, कुछ गलती कर दी, तो ये वाली स्क्रीन आने वाली नहीं है। आपका जो व्हाट्सएप है वो क्या हो जाएगा, क्रैक्स, ठीक है, वो क्रैक हो जाएगा। बात समझ में आई? आपका जो व्हाट्सएप है वो क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हेलो प्रोग्रामर मैंने कितनी बार लिखा, एक बार। यहाँ पे कितनी बार लिखा हुआ आया, 2 बार। उसका रीज़न क्या है, जब मैंने इस प्रोग्राम को पहले चलाया था, है ना, जब मैंने इस प्रोग्राम को पहले चलाया था तो आउटपुट स्क्रीन तो आई थी, लेकिन उसको कोई रोकने वाला नहीं था। उसको रोका किसने, गेट सी एच ने रोका। जो नीचे गेट सी एच फंक्शन लगाया ना हमने, उसने उसको रोका। तो पहली बार प्रोग्राम चला था, इसका मतलब ये पहले वाला है। अब दूसरी बार चला, ये दूसरे वाला है। बात समझ में आई? अब यहाँ से तो क्लियर हुआ कि जो हम प्रिंट ऐप के अंदर लिख रहे हैं वो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ना। अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि भाई जो वैल्यू हमने ए को दी थी, ए वाले रूम के अंदर जो वैल्यू है उसको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिखाना है। उसको दिखाएंगे कैसे, देखो। अब देखो, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारी जो वैल्यू है किस टाइप की है, ये इंटीजर है ना। अब इंटीजर के लिए हम इसके अंदर लिखते हैं %d। क्या लिखते हैं, %d। हमेशा याद रखना, %d लिखा जाएगा जब भी आप इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। क्लियर? उसके बाद हम ये डबल कोमा जो ऊपर लगे हुए हैं इससे आगे आएंगे, नीचे एक कोमा लगाएंगे और क्या लिखेंगे, उस रूम नंबर को लिखेंगे जिसमें आपकी वैल्यू है। रूम नंबर क्या है, वो ए के नाम से रूम बुक है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए। क्लियर? अब इसको रन करें। आया लिखा हुआ 5 आ गया ना। चलो अब देखो इससे फ़ायदा क्या होगा। अब मैंने उस रूम नंबर में 5 को हटा किसको भेज दिया, अपने दोस्त को भेज दिया 10 को। ठीक है, अब स्क्रीन पे 10 आना चाहिए। आ गया 5 के आगे 10। 5 पहले वाला है, ये कैसे हटेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन 10 आ गया ना। यानी अब हमें नीचे की प्रोग्रामिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। भाई हम रूम को थोड़े ना बदलेंगे बार बार हर एक इंसान के लिए। रूम तो हमने फिक्स कर दिया, उसका नंबर फिक्स कर दिया। अब उसमें कोई भी आए रूम नंबर बता देंगे, उसी हिसाब से वो प्रिंट कर देगा। बात समझ में आई?
तो ये हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का, उसके अंदर वैल्यू को स्टोर किया और उस वैल्यू को हमने बाहर निकाल के देखा। तो जो हमने वेरिएबल वाला कंसेप्ट पढ़ा था वो ये है, ठीक है, वो ये है। %d क्यों लगाया है, कोमा क्यों लगाते हैं, उसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे जब आगे पढ़ेंगे, है ना। अभी आपके लिए बहुत ओवरलोड हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। क्या? हाँ, इसके अंदर यदि आप 10 लिख देंगे 10 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन मुझे तो डायनामिक बनाना है ना। डायनामिक का मतलब होता है कि वैल्यू अगर चेंज होगी तो चेंज दिखाई दे। बात समझ रहे हो भाई, वैल्यू अगर चेंज हो गई तो चेंज ही दिखाई दे। अब आपका जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर आपने आज 100 रुपये डाले, धीरे धीरे उस पर ब्याज स्टार्ट हुआ लगना। जब ब्याज स्टार्ट होगा तो सपोज करो 2 साल बाद 100 के वो 150 हो गए और कंप्यूटर आपको 100 ही दिखाता रहे, कोई फ़ायदा है उससे? चेंज होना चाहिए ना उसको, तो अकाउंट तो आपका ही रहेगा, अकाउंट नंबर आपका ही रहेगा, लेकिन वैल्यू को चेंज होना चाहिए, इसलिए वेरिएबल बना रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो वेरिएबल समझ में आ गया प्रोग्रामिंग में कैसे बनाते हैं। हमने इसको पढ़ भी लिया और प्रैक्टिकली देख भी लिया, बाकी हम जब आगे और प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, यहीं तक ऑफ करते हैं। अगर आपका कोई डाउट बचता है तो अगली क्लास में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो ऑनलाइन वाले हैं, ऑनलाइन वाले कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट बाहर से भी जुड़े हुए हैं, केवल आप ही नहीं है, ठीक है।